नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान आयोजित किया गया है। बताते चले, सीएम नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ कोरोना टीकाकरण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, पर इससे भी अधिक टीका हम लोग इस अवधि में लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू और वायरल बुखार को लेकर हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गोपालगंज में 9 और सारण में 1 डेंगू मरीज मिला है। पटना में इसकी जांच कराई जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता दरबार के बाद पत्रकारों से भी बात की। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार के दौरान समाज कल्याण विभाग को आदेश दिया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के चयन में अनियमितता की जांच कराई जाए। इसके साथ ही कई शिकायतें भी सामने आई, जिनकी जांच को उन्होंने बढ़ावा दिया। साथ ही सीएम नीतीश ने दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। बताते चले कि जनता दरबार के दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन मिलने की देरी में भी कई शिकायतें इससे जुड़ी सामने आई। और इसी बीच आपको बता दें कि सितंबर महीने के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जैसे तमाम जनजाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जैसे तमाम विभागों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आपको बता दें कि इस संबंध में कई मामलों में सुनवाई की गई। साथ ही सीएम नीतीश ने लोगों की शिकायतें सुनकर अपराधियों को निर्देश दिए। इसी के साथ ही हिदायत भी दी गई और अधिकारियों को भी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। साथ ही बताते चलें कि सीएम नीतीश से कई बच्चों ने शिकायत करते हुए कहा कि 2017 में मैट्रिक पास कर लिया है, लेकिन आज तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। तो वहीं एक दिव्यांग व्हीलचेयर पर आकर मुख्यमंत्री से आयुष्मान हेल्थ कार्ड नहीं मिलने की बात कहने लगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया और तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश दे दिए गए। जनता दरबार में आए हुए एक बीएड छात्र ने सीएम नीतीश को मुश्किल में डाल दिया। छात्र ने मुख्यमंत्री से पूछा कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है, तो फिर बिहार बीएड में इस योजना को क्यों लागू नहीं किया गया। इस पर सीएम नीतीश ने कहा कि ये तो तय किया हुआ है, इसको मिलता है। और इस पर छात्र ने कहा कि आपको इस बात की शंका है कि बीएड कर लेंगे तो आप उनको नौकरी नहीं दे पाएंगे, जबकि नौकरी ही नहीं मिलेगी तो छात्र कर्ज नहीं चुका पाएगा। इसलिए आप बिहार बीएड वालों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में लाभ नहीं दे रहे। ये सुविधा हम लोगों को दी जाए, इसको लेकर ये मांग की गई। साथ ही इस पर मुख्यमंत्री उस युवक को शिक्षा विभाग के पास भेज दिया है। और पटना सहित राज्य के निकायों में रविवार को भी सफाई नहीं हुई। ऐसे में लगातार दूसरे दिन रविवार को सफाई कर्मचारी यूनियन और विभाग के बीच हुई वार्ता विफल रही। इसके बाद सफाई मजदूरों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है और रविवार को भी राजधानी की सड़कों पर कूड़ा पसरा रहा। बिहार में लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह और महामंत्री अमृत प्रसाद और श्यामलाल प्रसाद ने कहा है कि नगर निकाय के कर्मियों की 12 सूत्री लंबित मांगों पर प्रधान सचिव नगर विकास और आवास विभाग द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय समिति के साथ रविवार को वार्ता की गई, लेकिन वार्ता में कोई हल नहीं निकल सका है। और ऐसी स्थिति में अब बिहार के नगर निकायों में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि बिहार के नगर निकायों में जारी यह हड़ताल का मुद्दा ग्रुप डी के पदों को पुनर्जीवित करना होगा। ऐसे में नगर निकायों के स्तर पर ग्रुप सी का नियंत्रण और अनुकंपा पर नियुक्ति को शीघ्र प्रारंभ करना है। ऐसे में कई ऐसी मुख्य मांगे हैं। जब तक सरकार फैसला नहीं करती इन मांगों पर, तब तक इस हड़ताल को भी किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता। वार्ता में कहा गया कि अमृत प्रसाद, श्यामलाल प्रसाद, आयरन ठाकुर, शिव बच्चन शर्मा, ब्रह्मदेव महतो, मंगल पासवान और जितेंद्र कुमार उपस्थित रहे। और समस्तीपुर से खबर सामने आई है, जहां समस्तीपुर के जांच व्यवहार न्यायालय में विभूतिपुर से जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह को सीपीएम नेता ललन सिंह पर जानलेवा हमला करने के मामले में सोमवार को न्यायाधीश प्रणव कुमार झा ने सजा सुना दी है।
न्यायाधीश ने पूर्व विधायक और उनके भाई को 5 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायाधीश ने आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है और इसी दौरान 10,000 रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। बताते चलें कि इससे पहले शुक्रवार को ही इन्हें दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। सोमवार की सजा सुनाने के क्रम में न्यायालय में उपस्थित कराया गया था और सजा के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। और सदर थाने में खबड़ा में रहने वाले कृषि विभाग के ग्रेजुएट इंस्पेक्टर महाश्वेता घोष के इंजीनियर बेटे सुशांत शेखर ने पंखे से फंदा लगाकर रविवार की शाम खुदकुशी कर ली है। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से शशांक को फंदे से उतारकर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नगर थाने को इसकी सूचना दी गई और नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बताते चलें कि महाश्वेता घोष का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए सदर थाने को आवेदन भी भेज दिया गया है। नगर थाने के दरोगा सुनील कुमार पंडित और राजपत कुमार ने सुशांत की मां और बहन से पूछताछ भी की। दरअसल उस वक्त उसकी मां और बहन माड़ीपुर स्थित एक बाइक एजेंसी में सर्विसिंग के लिए स्कूटी लाने गए थे। घर आने के बाद घटना की उन्हें जानकारी हुई कि बेटा शशांक बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। वर्तमान में कोरोना की वजह से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और इसीलिए घर पहुंचा था। बीते कुछ दिनों में तनाव था उसे और डिप्रेशन में वो चला गया, जिसकी वजह से उसकी मनोचिकित्सक से दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। आवेश में आ जाता था और कुछ दिनों से वो बिल्कुल गुमसुम रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और अचानक अब उसने खुदकुशी कर ली। और नशीला पदार्थ का कारोबार करना बढ़ैया के कुछ लोगों को खूब भा रहा है। हाल ही में एक खबर सामने आई, जहां पर अब बढ़ैया गांजा कारोबार का हब बनता हुआ दिखाई दिया। रविवार की देर रात को बढ़ैया में एक बार फिर से करीब 2 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। इससे पहले भी लाखों का गांजा यहां से बरामद किया जा चुका है। बढ़ैया थाना क्षेत्र के जैतपुर यानी 83 गांव से रविवार की देर रात गांजे की एक बड़ी खेप पुलिस ने बरामद कर ली है। गांजे की बरामदगी 3 अलग अलग घरों से की गई। ऐसे में एसपी सुशील कुमार ने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया है और यह भी बताया गया कि जैतपुर के कुख्यात गांजा तस्कर रोशन सिंह के द्वारा इस खेप को मंगाने, 83 टोला में छुपाने और माल को अन्यंत्र भेजे जाने की तैयारियों की सूचना पाकर तत्काल प्रकार से एक टीम गठित की गई। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआई रंजन कुमार, ओम प्रकाश सिंह, संजीत कुमार, राकेश कुमार और पीटीसी कृपाशंकर शुक्ला और टाइगर मोबाइल सिपाही राजू और प्रमोद कुमार द्वारा देर रात को 83 टोला स्थित तस्कर के विभिन्न ठिकानों पर सघन छापेमारी की गई। तो वहीं इस क्रम में जैतपुर के 83 निवासी और रोशन सिंह के सहयोगियों के शामिल होने की खबर सामने आई, जिसके चलते पिंटू महतो उर्फ बाघा, पाली महतो और प्रकाश महतो के घर से कुल 140 पैकेटों में बंद 11 क्विंटल और 580 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मामले में पिंटू महतो नाम का यह शख्स गिरफ्तार किया गया। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही आरोपी का एक साथी भाग निकलने में सफल रहा है। तो वहीं आपको बताते चलें कि पकड़े गए गांजे की कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के सहरसा जिले में अपराधियों ने लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। मामला जिला के जलई ओपी क्षेत्र से जुड़ा है, जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 20 लाख की लूट हुई है। जिस इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया गया वो दरभंगा जिला और सहरसा जिला के बॉर्डर पर इलाके में पड़ता है। घटना बिरौल सहरसा मार्ग पर बाघवा पुल के पास की है, जहां पर पिस्टल के बल पर अपराधियों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान लुटेरों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की और उसके बाद एक झाड़ी में छिप गए। पीड़ित कर्मी मसीउज्जामा उर्फ निराले सहरसा जिले के जलई ओपी स्थित अली नगर का रहने वाला है और बताया कि वो बैग में 20 लाख रुपए लेकर बगवा कोसी पुल के पास बस से उतरा, तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर उससे रुपए भरा बैग छीन लिया और फायरिंग करते हुए भाग निकले। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और इसके बाद इस पूरे मामले में दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि लूट की घटना सहरसा जिले में हुई है, लेकिन चूंकि जिला दरभंगा से सटा है, इस कारण जिले के बॉर्डर ओपी बड़गांव ओपी को एसएसपी ने अलर्ट कर रखा है। ऐसे में लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधियों के दरभंगा जिले में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है।
और बिहार के 70,000 किसानों के अकाउंट में आज शाम तक सीएम सरकार जो है पैसे भेजने वाली है। बताते चले कि रबी फसल के उत्पादन में नुकसान उठाने वाले किसानों को आज बिहार सरकार से थोड़ी राहत मिल सकती है। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा साल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आज से किसानों को नकदी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस योजना के तहत सरकार इस बार रियायत के तौर पर और गैर रियायत दोनों तरह के पात्र किसानों को नकदी का भुगतान करेगी। बताया गया है कि राज्य के किसानों के बीच 226 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। सरकार ने यह भी बताया कि अब तक लगभग 218 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। यह राशि पिछले साल खरीफ मौसम के नुकसान में भरपाई के तौर पर दी गई और बताया जा रहा है कि फसल सहायता योजना में रबी की सहायता राशि के रूप में बिहार के लगभग 4,63,000 किसानों को पात्र बताया गया। सहकारिता विभाग ने 4,47,070 किसानों को राशि बांट दी है और अब बाकी बचे किसानों का भुगतान भी 1-2 दिन में उनके बैंक खातों में फिर से किया जाएगा। रबी फसल सहायता की जांच में लगभग 70,000 किसान ही पात्र पाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, नीतीश सरकार को इन किसानों के बीच मात्र 30 करोड़ रुपए ही देने हैं, लिहाजा जांच और भुगतान की प्रक्रिया भी अब जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि खरीफ मौसम में 34 जिलों का चयन इस योजना के तहत किया गया है। साथ ही सरकार से सहायता के लिए उन जिलों के 16,30,288 किसानों ने आवेदन भी किया था, लेकिन चयनित जिलों के पात्र किसानों की संख्या जांच में कम हो गई। भुगतान उसी आधार पर अब किया जा रहा है। और बिहार से रोजगार के लिए विदेश जाना कोई नई बात नहीं है। कोरोना की स्थिति में सुधार होते ही इस साल भी अब पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा है। ये आपको बताते चले कि राज्य के किस जिले में किन लोगों ने विदेश जाने के लिए कितने अधिक उत्साहन की जो है प्रदर्शनी की है। दरअसल बिहार से विदेश जाने वालों में ज्यादातर तादाद रोजगार करने वाले लोगों की है। ऐसे में पटना में पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक गत वर्ष के मुकाबले साल 2021 में बिहार में 22,000 ज्यादा लोगों ने अपने पासपोर्ट बनवाए। इस दौरान सिवान जिले में सबसे ज्यादा 16,283 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए, जबकि इस मामले में गोपालगंज दूसरे नंबर पर रहा और पटना तीसरे नंबर पर रहा है। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक साल 2020 में जनवरी से जुलाई के बीच में करीब 1,04,000 लोगों ने पासपोर्ट बनवाने का आवेदन दिया था। उनमें से 1,02,000 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए, जबकि 7 महीने की इस अवधि में साल 2021 में 1,35,759 आवेदनों में से करीब 1,22,195 लोगों के पासपोर्ट निर्गत किए गए। इस दौरान सिवान में करीब 16,283, गोपालगंज में 14,022 और पटना में 11,656 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए। इन जिलों से काफी संख्या से लोग रोजगार के सिलसिले में अक्सर विदेश जाते हैं। और क्रिकेटर ईशान किशन के पेरेंट्स का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने को मिला है, जहां पर ईशान की मां ने कहा कि बेटे ने उनका सपना पूरा कर दिया। उन्होंने बताया कि सपना था कि बेटे को टीवी पर मैच खेलते देखूं। पिता बोले कि ईशान की मेहनत ने उसे यहां तक पहुंचाया है। बिहार के ईशान किशन को सिलेक्ट कर लिया गया है T20 वर्ल्ड कप में और वो अंतिम 15 सदस्य टीम में शामिल हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में ईशान किशन के चयन के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। पिता प्रणव पांड्या और मां सुचित्रा सिंह इसे ईशान किशन की मेहनत का परिणाम बताते हैं। उनका यह कहना है कि ईशान ने कभी भी विपरीत परिस्थिति से हार नहीं मानी। यही वजह रही कि ईशान खेलते रहे और उन्हें सफलता मिलती रही। पटना में मौजूद ईशान के माता पिता से खास बातचीत की गई, जहां पर एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि पिता प्रणव ने कहा कि ईशान बचपन से ही क्रिकेट खेल रहा है। वो जब 6 साल का था तब से क्रिकेट खेल रहा है और उसकी मेहनत ही है जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। हमें भरोसा था कि बेटे का T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे मेरे एक परिचित ने फोन कर इसकी जानकारी दी और अभी ईशान IPL खेलने के लिए दुबई में है। लगातार उससे बातचीत होती रहती है और ऐसे में ईशान कभी नर्वस नहीं होता। वो अपने संघर्ष के दिनों में भी हार नहीं मानता था। वो अक्सर अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करता है और मैं उनकी कमियों को बताता रहता हूँ।